स्वागत है आपका ऑनी जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह बुक आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही ऑप्शन है डी, मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल जिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये है ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी सही है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सही ऑप्शन है ए, लाल रंग का। ऑप्शन ए सही है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी सही है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पछनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पकी ईंटों की है जिसमें जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये है लोथल। ऑप्शन बी सही है। हड़प्पई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये है लोथल। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये है कालीबंगा। ऑप्शन ए सही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये हैं वी.ए. स्मिथ। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप व हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान N.K. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है,
बोगोस्कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही है। बोगोस्कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र मित्र वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आई होंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही ऑप्शन है डी परुसड़ी। 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल मूलतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां। ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ऑप्शन डी सही है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है वैशेषिक। ऑप्शन डी सही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सही ऑप्शन है ए कुंजग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म कुंजग्राम या कुंजरपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ याग्रित क्षत्रियो संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में। ऑप्शन सी सही है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंजग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ याग्रित उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। वो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो ये थे जमाली। ऑप्शन ए सही है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है सी 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पे दिया? सारनाथ में। ऑप्शन बी सही है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगृह वैशाली तथा कोसल राज्य गए।
सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की है। ऑप्शन डी सही है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म। ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये है आत्मदहन। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। सही ऑप्शन है सी। पंचम महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया आजीविकों ने। ऑप्शन ए सही है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी सही है। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन ए सही है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हर्यक वंशीय शासक उदयन तथा उदय भद्र के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये है उदयन। ऑप्शन डी सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। ऑप्शन डी सही है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में प्रमुख थे, सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये है राजगृह गिरिब्रज। ऑप्शन सी सही है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये है हर्यक वंश। ऑप्शन बी सही है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये किया है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए सही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन डी सही है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है इंडिका। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो ये थे मेगस्थनीज। ऑप्शन बी सही है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज दूत था सेलुकस का। ऑप्शन ए सही है। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इससे पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो ये थे बृहद्रथ। ऑप्शन डी सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? सूनागढ़। ऑप्शन ए सही है। गुजरात के सूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये है खारवेल। ऑप्शन सी सही है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्बा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ई सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्बा अभिलेख है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वरीयता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था। तो ये थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी सही है। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में
455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह परास्त हुए। नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ये है बिना जोती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन ए सही है। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। सही ऑप्शन है ए। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। ऑप्शन ए सही है। चीनी यात्री सुन युंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये है ह्वेन-त्सांग। ऑप्शन बी सही है इसमें। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी.यू. की कहा जाता है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ऑप्शन डी सही है। कलहड़ की राज तरंगिणी में कलहड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। नेक्स्ट है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये अवस्थित था बिहार में। ऑप्शन बी सही है। ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। ऑप्शन ए सही है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे हरि सिंह। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन डी सही है। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही ऑप्शन है सी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंजल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य स्थापक मीर सर्वकामिनी थे। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। ऑप्शन बी सही है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह राजगीर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। यह 2 स्तंभों स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। इन्हें आपको मिलान करना है। इस तरफ स्तंभ 1 है, इस तरफ स्तंभ 2 है। जन्म हुआ था बुद्ध का। ऑप्शन इसमें ए का होगा लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रवचन दिया था प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये है कनिष्क। ऑप्शन बी सही है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में गौतम बुद्ध हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदाय एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को
देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही ऑप्शन है ए, वैशाली। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्र तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन 16 महाजनपदों में कहा गया है, ये हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ली, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। ऑप्शन सी सही है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट ही स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री फेंगसांग यहाँ पर आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू हुई थी? तो ये लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ऑप्शन बी सही है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या सागीर प्रदान की जाती थी। नीचे यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, इसमें से बताना है कि सही क्या है। तो इस तरफ कथन है, यहाँ पे कारण है। पहले कथन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी। ए और आर यहाँ पे दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन बी सही है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। इसका सन है लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन सी थी? इसके बारे में नीचे देखते हैं। दिए गए विकल्प में विकल्प ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही ऑप्शन है इसमें ई। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये है मौर्य। ऑप्शन ए सही है। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर से घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। ऑप्शन बी सही है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी सही है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं।
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये किया था शिवाजी ने। ऑप्शन डी सही है। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन सी सही है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त थे, वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये है श्रीलंका। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही है। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजवंश में पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो ये है प्राकृत। ऑप्शन बी सही है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुजी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये है खरोष्टी। ऑप्शन सी सही है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नेरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ई सही है इसमें। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये मादये साधवे जाधार। कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प यहाँ पर ई होगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाभरू स्तंभ। ऑप्शन डी सही है। भाभरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? सही ऑप्शन है बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाप्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये है राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन बी सही है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ई होगा यहाँ पर।
कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्यकाल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? सही ऑप्शन है डी 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये है जी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी सही है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयस किसने लिखी? तो ये लिखा है, ऑप्शन इसमें ई सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये है इंडिका। ऑप्शन सी सही है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही है इसमें। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये है विमा कथफिसिस। ऑप्शन सी सही है। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमा कथफिसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली कुषाणों के समय। ऑप्शन ए सही है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? तो ऑप्शन सी सही है, कनिष्क। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंजल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये है कण्व। ऑप्शन सी सही है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये जुड़ा है हाथी गुम्बा के साथ, हाथी गुम्बा लेक के साथ। ऑप्शन सी सही है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्बा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। ऑप्शन ए सही है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उसमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर भीमसेन के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई है। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ भड़ौच था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये है गुप्त वंश।
ऑप्शन ए सही है इसमें। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। गुप्त भू गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की। ऑप्शन डी सही है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विश्व का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ई सही है इसमें। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सैमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये है नालंदा। ऑप्शन डी सही है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 में ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। नेक्स्ट है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये था मथुरा। ऑप्शन बी सही है। कभी बाण निवासी था पाटलिपुत्र का? ऑप्शन ए सही है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। ऑप्शन डी सही है इसमें इसके बारे में नीचे देखते हैं। चीनी यात्री इसिंग चीनी यात्री इसिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही है। हुएनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ऑप्शन डी सही है इसमें। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये है बालपुत्र देव। ऑप्शन सी सही है। सुवर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन ए सही है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन
तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। ऑप्शन ए सही है। खजुराहो मंदिर खजुराहो मंदिर खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो ये है धर्मपाल। ऑप्शन बी सही है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है, तो ये है कदम। ऑप्शन ए सही है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी सही है इसमें। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर स्थित उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है विशाख दत्त। ऑप्शन बी सही है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास डॉक्टर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो ये है चंद बरदाई। ऑप्शन डी सही है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट है, स्वप्नवास बदत्ता के लेखक हैं, सही ऑप्शन है बी, भास है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन डी सही है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है भारवी ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये है मिलिंद पन्हु। ऑप्शन बी सही है इसमें। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हु में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांजर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे विजयालय। ऑप्शन ए सही है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली। ऑप्शन ए सही है। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी है चोल। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं गोपुरम। ऑप्शन बी सही है। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण में चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थी। इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।